हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आपको पता है, हमने एमएड का जो एक टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, उनमें से एक प्रोसेस हमने कर लिया था जिसका नाम है सेंसेशन। हमने 3 तरह के सेंसेशंस पढ़े थे, ऑर्गेनिक, स्पेशल और मोटर। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जैसे हमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिसमें मेन सेंस ऑर्गन्स तो यूज़ नहीं होते, बट ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। फिर आ जाती है स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल क्या होती है कि जो हमें बाहर से मिलती है, जैसे कोई अलग सा कलर हो गया, देख के हम अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ, कोई साउंड हो गया, कोई अच्छी सी टेस्ट होगी किसी चीज़ की, तो ये सब क्या होता है? स्पेशल। इससे क्या होता है, बाहर की चीज़ों से हम इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा नॉलेज बनेगा, तो इसको हम गेटवे ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। फिर मोटर में क्या आ जाती हैं? हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे हम खेलते हैं, कूदते हैं, कोई चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, मतलब इन सब में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और इससे जब एनर्जी लूज हो जाती है, हमें पता है हमें थकावट हो जाती है, उसको हम अनईजीनेस बोलते हैं, राइट। सेंसेशन हमने किया। फिर अब हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे अटेंशन से। तो अटेंशन क्या होता है ये तो आप सबको पता है। अटेंशन होता है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना और फिर उसके बारे में सोचना, अपना कोई लॉजिक लगाना उस चीज़ के बारे में। ध्यान से देखना है, ध्यान से सुन लो, अच्छे से उस चीज़ को देख लो और फिर उसके बारे में लॉजिक लगाना। अटेंशन मतलब जैसे हम कहते हैं कि बच्चे अपनी क्लासेस अच्छे से फुल अटेंशन से आप क्या करो, अटेंड करो, क्योंकि अगर आप अटेंशन दोगे तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अटेंशन भी कब आता है? जब बच्चे का इंटरेस्ट आता है। और बच्चे का इंटरेस्ट कब आएगा? एज अ टीचर अगर आप देखो, बच्चा सिर्फ तभी अटेंटिव होगा जब आप कुछ एक्टिविटीज़ करवाओगे क्लास में, राइट। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो अटेंशन एक्चुअल में क्या होता है? अटेंशन एक मेंटल प्रोसेस है, ये तो हमें पता है। विदाउट इट अदर मेंटल प्रोसेसेस जैसे इमेजिनेशन हो गया, लर्निंग हो गया, थिंकिंग हो गया, वो पॉसिबल नहीं होते। जब तक बच्चा अटेंटिव नहीं है, राइट, उसका माइंड अटेंटिव नहीं है, तब तक इमेजिनेशन नाम की तो आसपास चीज़ ही नहीं होगी। कोई इमेजिन क्या करेगा जब उसको समझ ही नहीं आएगी वो चीज़, राइट। कुछ लर्न नहीं कर पाएगा, कुछ थिंक नहीं कर पाएगा अपनी तरफ से। वी कांट थिंक अबाउट एनीथिंग अनलेस वी कंसंट्रेट आवर अटेंशन ऑन इट। ये सिंपल सी बात है। जब तक आप अटेंशन नहीं दोगे उस चीज़ को, आप कैसे समझोगे उस चीज़ के बारे में? अटेंशन डिपेंड्स ऑन वंस इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, जैसे कई बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होती, जैसे मुझे भी मैथ पसंद नहीं है, तो मैथ की क्लास जब भी लगती थी क्या होता था, मेरा बिल्कुल अटेंशन नहीं होता था। मतलब फिजिकली मैं प्रेजेंट होती थी बट मेंटली नहीं होती थी। मतलब जब अटेंशन ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अटेंशन कहाँ से आएगा? तो अटेंशन भी बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। नाउ कम्स द डेफिनेशन। एक आधी डेफिनेशन तो आपको पता पेपर में लिखनी ही पड़ती है, इससे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अटेंशन क्या होता है? इट इज़ एक्ट ऑफ लिसनिंग टू, सुन लिया, लुकिंग एट और थिंकिंग अबाउट समथिंग समबडी केयरफुली। ये तो सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ को सुनना, किसी चीज़ को देखना और उसके बारे में ध्यान से सुनना, वो होती है अटेंशन। सिंपल सी डेफिनेशन थी। मैं डेफिनेशन अपने नोट्स में सिंपली लिखती हूँ ताकि आपको पेपर में जाते जाते कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और डेफिनेशन भी याद हो जाए। इतनी डिफ़िकल्ट डेफिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। नाउ अटेंशन मेंटल प्रोसेस है, ये हम सबको पता है। देयर इज़ नो अटेंशन इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, ये तो सिंपल सी बात है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप अटेंटिव नहीं होंगे क्लास में। अटेंशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, सिंपल है। सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है, तभी आप अटेंशन दे पाते हो उन चीज़ों को। अटेंशन हमेशा चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है। जैसे कि आप एक क्राउडेड प्लेस में खड़े हो, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। इट इज़ कॉन्टीन्यूअस अटेंशन तो प्रॉपर आसपास जब भी आप घूमते हो सारा दिन, चाहे आप अलग बैठे हो अपने रूम में, घूम रहे हो आसपास, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हो, इमेजिन करते हो, अटेंटिव रहोगे तो आपको पता होगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। इट इंक्रीज क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। आपको क्लैरिटी हो जाती है उस चीज़ की, चाहे वो कोई कंसेप्ट हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, सब चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है अगर आप अटेंटिव रहोगे, राइट। माइंड यूज़ करोगे तो वो चीज़ दिमाग में ही रहती है। इट इज़ इनडिविजिबल, इसको हम तोड़ नहीं सकते। इनडिविजिबल मतलब जैसे कि कोई टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, आपका साइंस में इंटरेस्ट है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, तो साइंस की क्लास लग रही है, तो चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो अब आपकी अटेंशन कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। चाहे कोई बच्चे शरारत कर रहा है, आपके साथ बैठा भी शरारत कर रहा है, आप ध्यान नहीं दोगे। इनडिविजिबल होती है, डिवाइड नहीं हो सकती। आप उसी चीज़ पे अटेंशन दोगे जो मैम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। यूजेज ऑफ अटेंशन। अब अटेंशन यूज़ कहाँ होती है?
इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू कंटिन्यू द टास्क ऑफ कोग्निटिव फंक्शनिंग। ये तो सिंपल है, हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, उसको एबिलिटी देता है ताकि वो जो टास्क चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहे। ये मेंटल अलर्टनेस के लिए अच्छा है और प्रिपेयर्डनेस के लिए। सिंपल है, इससे माइंड अलर्ट रहता है। अटेंटिव रहोगे तो क्या होगा, अलर्ट रहोगे तो माइंड भी सही रहेगा, अटेंशन भी सही होगी। प्रिपेयर्डनेस ये भी सही है, अगर आपने किसी चीज़ के प्रिपेयर करना है तो आपको फुल अटेंशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी पेपर निकला आप उसके बारे में तैयारी कर रहे हो तो आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। इट इज़ अ प्रिपेयर्डनेस। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, अच्छे से सुनोगे तो अंडरस्टैंड बेटर करोगे। इट हेल्प्स इन डीप कंसंट्रेशन बाय फोकसिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम रेदर देन टू। मतलब एक टाइम पे आप एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, दो दो ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा इट इज़ इंडिविजिबल, राइट। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी अटेंशन को कंट्रोल कर लेते हैं। कौन से होते हैं? एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर के फैक्टर्स जो आपके आसपास है। एक होता है इंटरनल जो आपके अंदर है, राइट। तो बाहर के फैक्टर्स है जो हमारी अटेंशन को कंट्रोल करता है। इंटेंसिटी, साइज, रेपिटिशन, वैरायटी एंड मिस्टीरियसनेस। ये इनको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ एग्जांपल देके, जैसे कि एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक्सटर्नल होता है बाहर के जो फैक्टर्स है। आप एक क्लासरूम में बैठे हो और टीचर पढ़ा रहा है। जहाँ तक ये इंटेंसिटी, साइज, रेपिटिशन की बात आई है, इनको छोटी सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है, अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पे छोटा छोटा लिखेगा तो बच्चे की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि साइज मैटर करता है। अगर आप उसी चीज़ को बड़ा बड़ा करके लिखोगे तो बच्चे का अटेंशन भी बढ़ेगा, राइट, वो उस चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाएगा। अगर टीचर बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा तो बच्चा ज़्यादा इजीली उसको ग्रैप अप कर लेगा। वैरायटी, अलग अलग आप एक्टिविटीज़ कराओ, वैरायटी ऑफ चीज़ों से आप उसको समझाओ उस प्रोसेस को, तब जाके समझ आएगा। मिस्टीरियसनेस मतलब कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए उसमें, ताकि बच्चा अपना दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के उस चीज़ को समझे। तो ये हो गए बाहरले फैक्टर्स, राइट। एग्जाम्पल दिया मैंने, राइटिंग ऑन बोर्ड विद अ कलर्ड चॉक। कलर्ड चॉक से लिखोगे थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा और बच्चे को देखने में भी अच्छा लगेगा, राइट। एज अ टीचर मैं आपको ये पॉइंट समझा रही हूँ। तो इंटरनल क्या होते हैं? अंदरले हमारे मोटिव्स। जैसे हमें कई बार पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, अटेंशन खराब हो गई, बट आपको पढ़ना है, क्या करोगे आप? तो गुस्सा आ जाता है आपको, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। ये सब चीज़ें आपकी अटेंशन बिगाड़ सकती हैं। मूड नहीं है आपका पढ़ने का, स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड आपका, कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके बैठे हो पढ़ने, या नेगेटिव कि सिर्फ मुझे पास ही होना है, ये सब भी करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। क्योंकि कंट्रोल अटेंशन मतलब जो आपकी अटेंशन खींच लेते हैं वो चीज़ें हैं ये। लाइक और डिसलाइक, इंटरेस्ट की बात आ गई इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी अटेंशन को कंट्रोल करके रखते हैं, बट आप इन चीज़ों को अपने पर हावी नहीं होने देना, राइट। तो ये पॉजिटिव में भी आ जाते हैं और नेगेटिव में भी, कि जैसे साइज़ छोटा है तो आपकी अटेंशन नहीं होगी, साइज़ बड़ा है तो अच्छे से आप अटेंशन दे पाओगे। रिपीट करेंगे मैम प्रोसेसेस तो अच्छे से आपको समझ आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। मतलब इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देखना है, ठीक है। फिर फॉर इंक्रीजिंग द अटेंशन, अगर आपने एज अ टीचर बच्चे की अटेंशन को इंक्रीज करना है, आपने ये स्टेप्स करने हैं। पहला, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करने हैं अच्छे से, राइट, ताकि जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम है वो बच्चा अच्छे से देख सके या सुन सके। डायग्राम्स ड्रॉ करने चाहिए, डायग्राम से अच्छा समझ आता है बच्चे को। फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। टीचर हर बात के पे ये नहीं बोलेगा कि अरे तुम ध्यान से देखो वरना मैं तुमको पनिश कर दूंगी, ऐसे तो बच्चे डर जाएंगे। ये नहीं करना एज अ टीचर। टीचर शुड बी इम्पार्शियल, राइट। पार्शियलिटी तो बिल्कुल नहीं करनी, सारे बच्चे टीचर के लिए बराबर होने चाहिए। अटेंशन, एंड में अटेंशन क्या होता है? एक वाइटल रोल होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ होता है। ये सब चीज़ें आपको पता, आप एमएड कर रहे हो, एज अ टीचर आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। तो इससे क्या होता है, अगर अटेंशन दोगे आप जल्दी बच्चा वो ग्रास्प अप करेगा थिंग्स को और अच्छे से वो स्किल्स को लर्न कर पाएगा। समझ आ गया इतना? अटेंशन। फिर आता है परसेप्शन। परसेप्शन भी एक कोग्निटिव प्रोसेस है। हमने सेंसेशन पढ़ लिया, अटेंशन पढ़ लिया। परसेप्शन एक्चुअल में क्या होता है? दो चीज़ों से बनता है, सेंसेशन प्लस नॉलेज, राइट। सेंसेशन प्लस नॉलेज। तो इसमें आप क्या करोगे, एक सिंपल सी चीज़ है कि आपके ब्रेन ने कोई चीज़ सेंस की, राइट, और फिर उसके बाद नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुई। जैसे कि हमने बोला सेंसेशन की हेल्प से नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, तो आपका वो एक्सपीरियंस बन गया ना, एक आपने नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर ली। तो जब वो
प्रीवियस एक्सपीरियंस आप यूज़ करके कोई चीज़ यूज़ करते हो उसको परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन बेस्ड किस पे होती है? आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से, कि आपके पास आज कोई और सिचुएशन है, पहले कोई और सिचुएशन थी, बट वो थोड़ी सी सिमिलर है, तो आप वो प्रीवियस नॉलेज यूज़ करके आज लगा रहे हो नए कॉन्सेप्ट पे, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। मतलब आपकी सेंसेस तो यूज़ हुई, नॉलेज भी कंस्ट्रक्ट कर ली, अब उसको यूज़ करके हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ करके हमने परसेप्शन करना, परसीव करना है किसी चीज़ को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये ऐसे मैंने क्या, रोप, एक रोड पे ना रस्सी गिरी हुई है, रोप है, बट हमने पहले क्या सोचा था, हमने दूर से देखा तो हमें लगा, हमारे ब्रेन ने, हमारी सेंसेस में क्या है कि जो भी लंबी चीज़ होगी वो क्या है, स्नेक है। तो हमने जब देखा, हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या था कि वो स्नेक है, बट एक्चुअल में वो स्नेक नहीं था, वो रोप थी, राइट। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब हम कोई चीज़ को परसीव करते हैं उसको परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। हमारी परसेप्शन कहाँ से कंस्ट्रक्ट होती है? सेंसेशन से, हमारे प्रीवियस नॉलेज से, प्रीवियस हमारी सेंसेस ने क्या बोला था और आज हमारी सेंसेस क्या बोल रही हैं। वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला? परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बाय द यूज ऑफ सेंसेस। सिंपल, परसेप्शन क्या होती है? सेंसेशन प्लस उसका मीनिंग। वही सेंसेशन यूज की, नॉलेज कंस्ट्रक्ट की, उसका मीनिंग पता लग गया, नॉलेज आ गई, तो अब उन ऑब्जेक्ट्स को या कुछ फैक्ट्स जो आपको पहले से पता है वो आज तुम यूज़ कर रहे हो, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन क्या होता है? एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड होता है। सिंपल सी बात है, सेंसेस यूज़ की थी, नॉलेज आई है, नॉलेज अब तक आपके दिमाग में पड़ी हुई है, संभाल के रखी है, इतनी नॉलेज है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खुद से करते हो आपकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, राइट। तो आपने खुद से वो प्रीवियस एक्सपीरियंस किया होगा और आज आपको इतनी नॉलेज है, तो मतलब वो एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड हो गया। परसेप्शन क्या होता है? गिव्स मीनिंग टू मीनिंगलेस सेंसरी एक्सपीरियंस, राइट। जो चीज़ मीनिंगलेस होती है उनको भी मीनिंग दे देता है, एक मतलब होता है उस चीज़ का। तो उसके बाद हम करेंगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स परसेप्शन के। क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, सिलेक्टिव होता है, आवर पास्ट एक्सपीरियंस डिटर्मिन द नेचर ऑफ परसेप्शन। ये तो सिंपल है, राइट। रोप वाली वही एग्जाम्पल चलेगी, ये पॉइंट्स ऊपर समझा दिए हैं। फिर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं परसेप्शन के। परसेप्शन मतलब हम उसे कैसे देख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, पहले तो ये सिंपल है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि इन्होंने ये ऐसे बना दिया, बट ऐसे ये डॉट्स डॉट्स थे, ठीक है, बनाए हुए, आप देख सकते हो उस डायग्राम में भी। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा माइंड है उसको तो ये स्मूथ लाइंस लग रही हैं, बट एज कम्पेयर टू अनइवन ब्रोकन लाइन्स। ब्रोकन क्या होता है? एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी और एक लाइन इसकी, ये तोड़ तोड़ के लाइनें बनी हैं, ये हमारा माइंड बोलता है। बट हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि जब हम डॉट्स को जोड़ते हैं तो ये प्लेन लाइन बन जाती है, ठीक है। इतनी समझ आ गई कि ये क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। बट उन्होंने क्या बोला? कंपेयर करोगे तो ये ब्रोकन लाइन्स हैं, ये ऐसे टूटी हुई हैं, आधी टूटी टूटी जोड़ी है, ठीक है। बट एक्चुअल में हमारा माइंड ने क्या परसीव किया है कि ये कॉन्टीन्यूअस लाइन है, स्मूथ लाइन्स है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, कि जो आपके पास क्लोज ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं। ये जैसे एक दूसरे के आसपास पड़े हैं तो ये ग्रुप बन गया, ये दोनों एक दूसरे के आसपास है तो ये ग्रुप बन गया। सिंपल, ये सारे दूर दूर पड़े हैं एक दूसरे से तो इनका अलग अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोली है। फिर आ जाती है सिमिलैरिटी, कि हमारा माइंड क्या बोलता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, कि जैसे ये बॉक्स है, ये ब्लैक कलर का है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, मतलब सारे कलर सेम है, तो ये क्या है? सिमिलर है, सिमिलैरिटी बोली गई है। अगर कोई रेड कलर का या ब्लू कलर का यहाँ पे पड़ा होता ना, या रेक्टेंगल होता, ट्रायंगल होता, तो हमने कहना था कि वो अलग होते हैं। बट जब सारे सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटी। कलर की भी सेम हो सकती है, साइज में भी सेम हो सकते हैं, ये होती है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि हमारे प्रीवियस नॉलेज में बोला गया था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो प्रीवियस नॉलेज को लेकर हमने यहाँ पे चलना है। नाउ कम्स प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि हमारा माइंड फिल्स द गैप्स इन दिस फिगर्स। मतलब हमारे माइंड को क्या बताया गया है कि जैसे ये लाइंस हैं तो हमारे माइंड को कैसे बोला गया है कि हम इन लाइनों को जोड़ के एक फिगर बना सकते हैं, राइट।
तो हमारे माइंड को यही प्रीवियस एक्सपीरियंस में सिखाया। जैसे बच्चों को ड्राइंग बुक्स में आपने देखा होगा कि उनको ऐसे डॉट डॉट्स लगा कर देते हैं ऐसे, और बोलते हैं कि कंप्लीट द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग द लाइंस, राइट। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपको नॉलेज देना चाहते हैं। सेंसेस यूज़ करके आप उसको ज्वाइन करोगे। तो आप ये जैसे ये लाइंस दी हैं तो आप क्या करोगे, इसको लाइंस को जोड़ दोगे, ये बॉक्स बन गया आपका। सिंपल, मतलब प्रीवियस नॉलेज आपको थी, आपको पता था कि इस बॉक्स को ऐसे जोड़ना है तो आपने जोड़ दिया, सिंपल। फिर आते हैं एरर्स। एरर्स मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं परसेप्शन में। कैसे? इल्यूजन। इल्यूजन वो चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती, ठीक है, बट आपको लगता है कि वो है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रात को सो रहे हो, कोई क्लोथ है लटक रहा है, आपके डोर पे लटक रहा है, तो आपको लगता है कि कोई घोस्ट बैठा है, राइट। ऐसे कभी कभी होता है ना कि हमारे आसपास कोई भूत घूम रहा है, जबकि एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो जैसे ये रोप है एक रोड पर गिरी हुई, हमें क्या लगता है कि ये स्नेक है। मतलब जो चीज़ें नहीं होती बट हमें लगता है, वो होती है इल्यूजन, जो हम खुद से ही बना लेते हैं कि ऐसा है, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है। ये शैडो वाली भी मैंने बता दी। थोड़ा सा आपको कोई शैडो दिख गया, परछाई दिख गई, आपको लगता है कि भूत आ गया। फिर अडोलेसेंट को लगता है कि उनकी लाइफ बेड ऑफ रोजेस है। अडोलेसेंट पीरियड हमने पढ़ा था, राइट। तो अडोलेसेंट क्या होता है, एज होती है वही +1 +2 तक की एज, 18 ईयर्स ऑफ एज, और बच्चों को लगता है हम तो बहुत बड़े हो गए और हमारी लाइफ क्या है, फुल ऑफ रोजेस है, इतनी अच्छी लाइफ है हमारी, पर एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें, तो इसको मैं सिंपल से समझा देती हूँ। सेंसेशन, आपने कोई चीज़ सेंस की, अटेंशन दिया, सिंपल यूज़ किया, अटेंशन दे के नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो गई। फिर वही दो चीज़ों को यूज़ करके आपने परसेप्शन कर लिया, और जब सारी चीज़ें हो गई, सेंसेस यूज़ की, फुल अटेंशन दी, अच्छे से नॉलेज दिमाग में पड़ गई, तो आपने प्रीवियस नॉलेज यूज़ की और नई नॉलेज बन गई। और जब नई नॉलेज बन गई तो एक कंसेप्ट का फॉर्मेशन हो जाता है कि आपको एक नॉलेज मिल गई, ठीक है। यही प्रोसेसेस हमने पढ़े। सेंसेशन के बारे में पढ़ा हमने, अटेंशन पढ़ा हमने, परसेप्शन पढ़ा। अब हम एंड में पढ़ेंगे कंसेप्ट फॉर्मेशन, कि अब आपका कंसेप्ट फॉर्म हो गया, आपको नॉलेज भी मिल गई, सेंसेस भी यूज़ हुए, आपने अटेंशन दी और आपको इतनी अच्छे से नॉलेज हो गई उस कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन सिंपल सी बात है कि आपने एक कंसेप्ट को फॉर्म कर लिया, आपको फुल टू नॉलेज मिल गई। क्या होता है, सम टोटल व्हाट वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, सिंपल। किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ा रहे थे बच्चे को, बॉल के बारे में आपने बहुत सारे राउंड शेप फिगर्स की आपने एग्जांपल्स दी, और उससे बच्चे का नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो गया, और उससे वो कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो वो होता है कंसेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है। एक जनरलाइज आइडिया होता है ऑब्जेक्ट के बारे में, या पर्सन के बारे में, या इवेंट्स के बारे में। जैसे कुछ कंसेप्ट हम पढ़ाते हैं बच्चों को, कैट, चेयर, पर्सन्स के बारे में, मदर हो गई आपकी, कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बच्चों को पढ़ाते हो प्रीवियस नॉलेज में, फिर वो नई नॉलेज अपनी कंस्ट्रक्ट करता है आगे जाके एज वाइज, फिर उसका कंसेप्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें उस चीज़ की जो हमने पहले परसीव की थी, मतलब ली थी हमने प्रीवियस नॉलेज, राइट। नेचर ऑफ कंसेप्ट, अभी कंसेप्ट फॉर्म हो गया अपने, वो कंसेप्ट होता कैसा है, स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक नहीं होता मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पहले सिखाया गया, डॉग कैट का एग्जांपल ले लेती हूँ। हमें पहले सिखाया गया कि जो 4 लेग्स वाला होता है वो डॉगी होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसी बच्चे ने सेम कैट देख ली, कैट देखी और उसको लगा कि इसके भी 4 लेग्स हैं, तो ये भी डॉग है, कैट नहीं है। तो मतलब ये चीज़ स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होती रहती है। प्रीवियस नॉलेज आपको कुछ और थी, आज आपको नॉलेज कुछ और है, तो आपको पता लग गया कि एक्चुअल में डॉग क्या होता है और कैट क्या होता है, राइट। क्लैरिटी हो गई आपको कंसेप्ट की। कंसेप्ट सबके लिए कॉमन नहीं होता, सबका एक अलग मतलब कंसेप्ट फॉर्म करने का अपना तरीका होता है। किसी पर्सन के बारे में हमारा की कोई अलग सोच होती है, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ और होता है, हमें लगता है कि अरे दूर से ये कैसा है, इसमें तो एटीट्यूड बहुत है, बट एक्चुअल में जब आप उस इंसान से बात करते हो तो अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके अगर आप उसको जज करोगे तो आप उसको गलत ही समझोगे। मतलब हर एक पर्सन का अपना एक डिफरेंट वे होता है उस चीज़ को सोचने का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, सिंपल। कंसेप्ट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूज ऑफ लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज की यूज़ ही नहीं है, ठीक है। आगे मॉर्गन ने क्या बोला, मॉर्गन थे जो, ठीक है, राइटर थे, उन्होंने डेफिनेशन दी। कंसेप्ट क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी या इवेंट, राइट। किसी कॉमन चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हो प्रीवियस नॉलेज यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात थी ये तो। फिर आ जाता है पर्पस और एम। आपने कॉन्सेप्ट फॉर्म किया ही क्यों, क्या पर्पस क्या था इसका। पर्पस ये था ताकि एज अ टीचर हम बच्चे को एग्जामिन कर सकें, उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करके उसकी आज की नॉलेज को हम कंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है। समझ आ गया। प्रोसेस होता है कंसेप्ट फॉर्मेशन का, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, या आप बोल सकते हो 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है वो।
परसेप्शन, एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। परसेप्शन वही डॉग कैट वाला एग्जाम्पल, पहले जो 4 लेग्स वाला बच्चों को बताया कि इसकी 4 लेग्स है तो ये डॉग है, तो उसने कैट को ही देख लिया, वो कहता कि इसके भी 4 लेग्स है तो ये भी डॉग है। बट एक्चुअल में उसको बाद में पता लगा, जब उसका थोड़ा सा माइंड मतलब उसको नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुई, तब जाके उसका कंसेप्ट फॉर्म हुआ कि डॉग और कैट दोनों डिफरेंट होते हैं। वो होती है परसेप्शन, ये हमने अभी पढ़ी। हमारे एक्सपीरियंसेस जब यूज़ करके हम एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं, उसको परसेप्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अब हमारा माइंड अच्छे से उसको एनालाइज कर रहा है, हमें पता है कौन सी चीज़ें क्या है। फिर आती है जनरलाइजेशन कि अब नाउ एबल टू फॉर्म जनरल आइडिया अबाउट कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। पहले हमने परसीव किया, हमारे नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो गई। एब्स्ट्रैक्शन, अब हम चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि ये डॉग है और ये कैट है, हम दोनों का डिफरेंस पता लग गया। जनरल, अब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट दे दो, हमें उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ और हम उसके बारे में आइडिया है उस बच्चे को, तो ये होता है कंसेप्ट फॉर्म करना। और ये है आज की वीडियो। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।